सर साहब, क्योंकि आपने बात का आगाज यहीं से किया था कि इस तरफ तो हम कामयाबियां समेट रहे हैं लेकिन हमें अब अपनी डायरेक्शन को सेट करना होगा, तो क्या आज हम वहां पर खड़े हुए हैं कि यहां से अब हम अपनी डायरेक्शन को किसी सही डायरेक्शन की तरफ या किसी सही रास्ते की तरफ लेकर चल रहे हैं? खड़े तो हैं हम, लेकिन लेके जा सकते हैं नहीं जा सकते, इसका जवाब तो वक्त देगा। मैं इसलिए बार बार इसको फ्लैग कर रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्र आपसे ज़्यादा है मेरे ख्याल में, तो मैं बहुत दफ़ा मैं बहुत दफ़ा इस घंटाघर पे पहुँच चुका हूँ और फिर घंटाघर पे पहुँच के वापस फिर हमें कहीं और जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो बार बार ये कहूँगा, सोते जागते ये कहूँगा और फ्लैग करूँगा इसको। और इसकी देखें, 2 पॉइंट्स आपने अभी पहले भी कहे थे कि सफारतकारी हमारी इतनी अच्छी हो गई है तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट का माहौल पैदा करना पड़ेगा, हमें अपनी पॉलिसीज़ ठीक करनी पड़ेगी, हमें अपनी गवर्नेंस ठीक करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ हर बंदा छुरी लेके बैठा होता है जो सरकार में बैठा है कि जो भी इन्वेस्टर आए मैं उसका गोश्त काट लूँ, मर्चेंट ऑफ वीनस की तरह। ये चीज़ें नहीं चलेंगी अगर आपने इसको गवादर को आपने दुबई से बेहतर बनाना है तो दूसरा ये कि ये जो माहौल है ना ऊपर नीचे जाना, आपने इस वक्त पाकिस्तान की गुड्डी बहुत चढ़ी हुई है तो इसी से सब कुछ ठीक है, इससे ठीक नहीं होगा। ये ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता रहता है। इसको आपने कैश कैसे करना है, असल चीज, असल स्ट्रेटजी वो है। ये नहीं है स्ट्रेटजी। मैं आम लोगों से भी मिलता हूँ और बहुत जिम्मेदार ओहदों पे पढ़े लिखे लोगों से भी मिलता हूँ, वो एक ही बात कहते हैं, और यार कर्ज माफ करवा लो। मतलब हमारी सोच कर्ज माफ करवाने से आगे जाती ही नहीं है। तो जब हमारी सोच ये होगी तो फिर बाकी चीजें काम करेंगी। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कहा कि उतार चढ़ाव, अभी ये इप्सॉस ने जो सर्वे जारी किया है 27 मार्च को, उसमें जो पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव सेंटिमेंट था पूरी दुनिया का वो 10% था, 90% नेगेटिव था। आज वो पॉजिटिव 70% हो गया है और नेगेटिव है 30%। अब इसको हुआ कैसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और उसमें सारी वजूहात उसी में आपको समझ भी आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो रोल है ना मीडिएटर के तौर पे, ये जब से अनाउंस हुआ है और उसके बाद से ओवरवेलमिंगली पाकिस्तान का जो था वो नेगेटिव था 90%। ये पिछले कई दिनों से चल रहा है ना, ये अभी तो नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि वजह क्या थी तनकीद की, क्वेश्चनिंग इट्स कैपेबिलिटीज, कि हमारे अंदर ये सलाहियत है भी कि नहीं है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा था डोमेस्टिक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो हमारा सियासी इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम है अंदरूनी, वो एक थी। और तीसरी थी इकोनॉमिक सिचुएशन। अब ये वही बातें हम कर रहे हैं ना, अब ये सर्वे में भी वो आ गया। ये ऊपर बैठे हैं ना जो कैबिनेट में बैठे हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मुझे पता चला है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बहुत बड़ी कोई बननी है इस्लामाबाद में, उसकी फाइल रुकी हुई है क्योंकि लिफाफा रुका हुआ है। चलें, हम इन बातों के ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे। आपको पता है मुझे काफी देर से ब्रेक की कॉल दी जा रही है, लेकिन आप मेरी बारी आई तो ब्रेक पे आप आ गई। जब मैंने लिफाफे की बात की है तो आपने सोचा ब्रेक पे चले। नहीं, मुझे इन चीजों के बारे में बेसिकली पता नहीं है, तो इसलिए मुझे जो है ना गवर्नेंस ठीक करें इस मुल्क की। आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन अफसर साहब आपने एक मईशत के हवाले से ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। तो अभी कुछ हफ्तों के बाद हमारा बजट भी आ जाना है, तो क्या ही खुशी की बात होगी कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है सारी सिचुएशन को, और इसी सिचुएशन को आगे कंटिन्यू करते हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो बजट में ऐसे ऐलान करें जिसके उन्होंने वादे किए हुए थे कि इस बजट में हमारे लिए कुछ अच्छा होना है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद ये जो किरदार है इस वक्त पाकिस्तान का, इस पर बात हो रही है, कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी खुसूसी नशरियात इस वक्त जारी है, यहाँ पर डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, और दुनिया भर में पाकिस्तान के किरदार को जिस तरह से डिस्कस किया जा रहा है उसकी बात हो रही है। और साथ साथ ये भी कि अब हम यहाँ पर जिस मकाम पर हम खड़े हुए हैं उसके बाद अब कल जो मामला शुरू होने हैं वो कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यकीनन क्योंकि जिस तरह से आगाज़ हुआ है और जहाँ तक पहुँचे हैं और जिस तरह से ये एस्केलेशन में पॉज आया है 2 हफ्ते का, तो इससे बड़ी मजबूत राहें हमवार हुई हैं कि मजीद आगे जो है वो अच्छे की उम्मीद और अच्छी ही खबरें हमें मिलेंगी इंशाअल्लाह। जॉर्ज साहब, हम ब्रेक से पहले इंडिया के हवाले से तस्करा कर रहे थे, सिफारती तन्हाई की उनकी हम बात कर रहे थे कि पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा कि एड़ी चोटी का जोर इंडिया की तरफ से लगाया गया। उन्होंने भी बड़ी कोशिशें की, शशि थरूर और उनका पूरा ग्रुप जा रहा था मुख्तलिफ ममालिक में। यहाँ से बिलावल साहब अपना पूरा एक डेलीगेशन लेकर जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह से न सिर्फ पजीराई हुई बल्कि पाकिस्तान
के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया, और उस वक्त जो पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ अखबारात में हेडलाइंस थी, और आज भी फिर उसी तरह का माहौल है कि कल परसों आज जिस तरह से पाकिस्तान के हवाले से हेडलाइंस है, पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह से बात की जा रही है, और इसी के साथ एक जुमला ये भी ऐड कर दूं कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो ये हेडलाइंस के हवाले से बात है, संजीदगी का ये आलम है कि यहाँ पर जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमें हेडलाइंस की परवाह नहीं है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है वो प्रोसेस बड़े तदब्बुर के साथ आगे बढ़े। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिफारती तन्हाई इंडिया की हर तरह की कोशिशों के बावजूद किस तरह देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इंडिया एक अपना जो है ना, वो कहते हैं जी हमारा जो पैराडाइम है फॉरेन पॉलिसी का, वो ये है कि जी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से उनकी मुराद ये है कि जी क्योंकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है और उसको किसी और पाकिस्तान पे देखें, अभी उन्होंने जब तनकीद की थी अभी तो ये की थी कि जी पाकिस्तान तो अलाइनमेंट्स ढूंढता है, इंडिया को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर दोबारा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात जयशंकर ने उसमें भी की थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया था। अब वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है कि जी हम ना वेस्ट के साथ हैं, ना चाइना, ना रशिया, उस तरह से हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है ये वो। लेकिन इन प्रैक्टिस क्या है? इन प्रैक्टिस ये है कि जी वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का भी, जो सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, उसका भी हिस्सा है। उधर उनको ये कहते हैं कि जी हम तो आपके वफादार हैं, आपकी खातिर चाइना को कंटेन करेंगे, उस पॉलिसी का हिस्सा हैं। फिर चाइना के पास जाते हैं, जिस तरह मोदी गया था लास्ट, और उनको जाके कहा कि देखें हम तो साउथ के पार्टनर हैं, हम तो जी सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स भी हैं इस रीजन में, और आपके साथ तो हमारी बिल्कुल जो है ना यू नो एज डेवलपिंग कंट्रीज का जो है, और आगे हम ब्रिक्स में भी पार्टनर हैं, एससीओ में भी हैं, उनके साथ इस तरह की बातें। और फिर एस्केलेशन से पहले वो इसराइल में जाके खड़े हो गए। फिर उसके बाद देखें रशिया को कहते हैं कि जी आपके तो हम 70 साल से दहाइयों से आपके साथ, तो हमारी जो पार्टनरशिप है स्ट्रेटेजी को किसी के साथ भी नहीं है, और उनसे भी वो फायदे तो करते ये थे कि फायदे हर जगह से लेने। और उसके बाद फिर देखिए अरबों को भी, जैसे मैंने कहा कि एक पॉलिसी बनाई 15-20 साल की पॉलिसी के जी हमने गल्फ के नज़दीक जाना है, गल्फ कंट्री, एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाना है, और फिर उसके बाद जाके इसराइल की गोद में। और फिर देखिए कोई असूली मौक़िफ़ नहीं है ना। 50 साल से वो फ़लस्तीनी जो है ना ये 2 स्टेट सोल्यूशन की हमायत करते थे इंडिया, और फ़लस्तीनी जो उनके हकूक़ हैं उसके बारे में भी बोलते थे। अचानक कलाबाजी खा के तो इस तरह किया जिस तरह के वो जो है ना नेतन्याहू के पास जाके ऐसे बयानात दे दिए कि पूरी दुनिया हैरान थी। फिर देखें ईरान के साथ उन्होंने 30-40 साल की ऐसी शो, बहुत सी ब्रिजेस बनाई, ये शो किया कि बहुत ही ज़्यादा हमारा एक जो है ना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन रही है। लेकिन जब वो उनकी जंग हुई पिछली बार, तो उसमें बहुत से शवाहिद हैं कि इन्होंने इजरायलीज़ के लिए काम किया वहाँ पे, जैसे इंटेलिजेंस उनको प्रोवाइड की। तो देखें वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो नहीं थी, वो स्ट्रेटेजिक हिपोक्रेसी थी, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिज्म थी। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है कि नतीजा ये निकलता है कि आप इवेंचुअली देखें आप सारों के आगे एक्सपोज हो जाते हैं, एक्सपोज हुए। फिर एक इन्होंने हवा बनाया हुआ था कि जी हम तो अब इतनी बड़ी पावर बन गए हैं, पाकिस्तान को तो जो है ना की कोई हैसियत ही नहीं है मिलिटरीली या इकोनॉमिकली, और पाकिस्तान एक फेलिंग स्टेट है, और ये जो है ना टेररिज्म में माइट कंट्री है। अच्छा, वो बयानियां भी जो है ना वो अपने नैरेटिव को बनाने में अपनी पोजीशन को इतना कमजोर कर लिया कि आज वो खुद ही इररिलेवेंट हो गए। बिल्कुल, तो वो खुद सिर्फ रो के और चीख के ये बताने की कोशिश करेंगे भाई हम भी हैं, हमें भी थोड़ा बहुत देख ले। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है ना इस पे जो आपने कहा, आई थिंक वो हम है, वो ये कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो सारा जब प्रोसेस ही चल रहा था, कोई मीडिया लीक्स नहीं हुए, यहाँ से कोई बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं आई, बहुत ही जो है ना डाउन टू अर्थ और बड़ी सिंपल। अभी भी हम यही कह रहे हैं कि हम सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं, हम जो है ना मिला रहे हैं उनको, हम कोशिश कर रहे हैं, यू नो वो इंडिया की तरह नहीं कि जी बड़ी बड़ी जो है ना बातें, और वो जो है ना जहाँ पे उनका कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे अपनी वो जो है ना ऐसी आजिज़ी का मुजाहिरा जो है ना वो पाकिस्तान की जानिब से, और हर चीज को हम मिन जानिब अल्लाह हमारे एक्शंस जो है ना देखते हैं, तो फिर वो फिर मालिक की मदद उसके अंदर शामिल हो जाती है। जी बिल्कुल जमील साहब, जो एग्जैक्टली जिस तरह जो हम बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर सिचुएशन ये बनी है कि भारत को अगर हम देखते हैं, अमेरिका तो पहले ही नाराज चल रहा था, यही जो मई वाला सारा वाकया था, जिस तरह से नरेंद्र मोदी खामोश रहे, उनके अपने मुल्क में भी इस पर सवालात होते रहे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आपको इतना कह रहे हैं, बार बार आकर बताते हैं, लेकिन फिर भी आप इस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। चाइना के साथ मामला कोई खास अच्छे ही नहीं है, बल्कि खत्ते में ईरान के साथ कोई स्ट्रेटेजिक या उनका कोई तिजारती मुआहदे वगैरह या मामला थे, ईरान को भी नाराज कर दिया। किसी हद तक यूएई भी इस हवाले से नाराज हुआ है कि भाई आप तो कहीं नजर ही नहीं आए, ये 30-40 दिन का सारे मामला चला है, हम भी उससे मुतासिर हुए, लेकिन आप तो कहीं नजर ही नहीं आए। तो जो उनके दोस्त थे उनको भी एक तरीके से खो दिया, और जिनसे नाराजगियां थी उनको भी मना नहीं पाए। सारी सिचुएशन में सारी तमन्नाइयां पाकिस्तान के ऊपर ही अपना नैरेटिव बनाने में लगा दी।
जी, जब सिंसियरिटी ना हो और जब 21वीं सदी में ट्रांसपेरेंसी ना हो, तो ट्रांसपेरेंसी ना हो तो आज नहीं तो कल वो मुल्क या वो शख्स या वो ग्रोह या वो कुंभा वो एक्सपोज हो जाता है। जी। तो ऐसी सूरत में इंडिया एक्सपोज हो गया। वो कहते हैं ना कि जब आप ईरान के साथ जितनी पींगें बढ़ाई जा रही थी और वहां से कलगोशन या देव बड़ी सहूलतकारी से हमारी तरफ आ जाता था और तबाही मचाता था, और उसके बाद जब ईरान में मामला शुरू हुआ तो मसाद के साथ मिलके इंडियन निजात लोगों ने वहां किस किस की मुखबरी की, और वो जो 76 इंडियन पकड़े गए जून के जंग के और उसके बाद और जो उनके साथ हुआ, तो इस पे तो मैं यही कहूंगा कि एक तरफ तो यहाँ ईरान के साथ, दूसरी तरफ अमेरिका को ये तासुर देना कि मैं चौधरी हूँ, तीसरी तरफ चाइना से 120 बिलियन की तिजारत करना, चौथी तरफ स्ट्रिंग ऑफ अलायंस का हिस्सा बनना, पांचवी तरफ क्वाड का हिस्सा बनना, छठी तरफ वो जो उन्होंने एग्रीमेंट किए हुए हैं अमेरिका से, इंटेलिजेंस शेयरिंग की हुई है, अपनी पोर्ट जो कि गुजरात का पोर्ट है लॉजिस्टिक के बहाने से अमेरिका को दी हुई है। तो इसमें तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि किस कदर रूप है यारों के खौफ आता है, और सरे मैखाना जुदा और सरे सरकार जुदा। जब ये फॉरेन पॉलिसी में आ जाए अय्यारी और मक्कारी, तो आज नहीं तो कल एक्सपोज हो जाए। पाकिस्तान का क्या हुआ? पाकिस्तान ने 26 अप्रैल को जो कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के दौरान और 6 मई को जो कहा, उनमें से काफी पॉइंट्स हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा बन गए और हमने वही किया। और ट्रांसपेरेंट मुझे मुसलसल कॉल दी जा रही है, एक छोटे से ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए। कमर साहब आपसे कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। अमन के मरकज़ यानी इस्लामाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, जहां से ट्रांसमिशन का सिलसिला हमारा जारी है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, इस वक्त फैसिलिटेट कर रहा है, अमन मुज़ाकरात को फैसिलिटेट कर रहा है, उस पर बात हो रही है। कमर चीमा साहब, सवाल आपकी तरफ लेकर आती हूँ, क्योंकि ब्रेक से पहले हम मीडिया के हवाले से बात कर रहे थे, तो वो अपने आप को खित्ते का चौधरी और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर पेश कर रहा था, और उसके बाद आज सिचुएशन ये है कि उन्हें रो रो कर और चीख चीख कर बताना पड़ रहा है कि कोई हमारी तरफ भी हाय हेलो कर लें, क्योंकि बिल्कुल ही इररिलेवेंट हुए हैं ना वो इस वक्त। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इंडिया ने एक बड़ी गलती की है कि वो समझते थे कि साउथ एशिया में वो पाकिस्तान के बगैर रह सकते हैं, पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर सकते हैं, सार्क जैसे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को डिसफंक्शनल कर सकते हैं, उसके मुकाबले में अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स जनरेट कर सकते हैं। तो उनकी वो जो गलती है, वो देखिए उनके जितने भी सोच के बारे में वो सारी जज्बाती सोच है और उसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मोदी की सियासत है, जो उनकी खारजा पॉलिसी बनी हुई है, जो उनकी पार्टी को और नरेंद्र मोदी की जात को सियासत फायदा चाहिए, वो उनकी खारजा पॉलिसी बन गई है। अब जाहिर बात है सियासत और चीज होती है, मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट, खारजा पॉलिसी और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की जरूरियात और होती हैं। तो मेरा ख्याल है ये यहाँ पे इंडिया गलती कर गया। बिल्कुल ठीक कमर साहब। अब सर साहब, मोदी को कितना सियासी तौर पर नुकसान आप देख रहे हैं? मोदी को नुकसान हुआ है। अभी आज ही कांग्रेस ने वहाँ पे इंडिया में क़रारदाद पेश की है, पास की है वर्किंग पार्टी उनकी जो कमेटी ने, और उसमें उन्होंने सख्त उनको तनकीद की है क्या, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने आइसोलेट किया हुआ था सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जो इंडिया में आई हैं, लेकिन अब जो मोदी ने आके पाकिस्तान को एक ऐसा ओपन वो दिया है हैंड, तो इसमें मोदी का शुक्रिया तो पाकिस्तान अदा करता है कि मई की जंग अगर ना होती तो ना हम शायद इस हद तक पहुंच चुके होते। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया से ज़्यादा हमें इनवर्ड लुक, वी शुड लुक इनवर्ड। और अभी जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद टॉक्स जो बात हो रही है, उसमें पाकिस्तान ने जो रोल प्ले करना था कर चुका है। हमें इसे ही सस्टेन करना चाहिए और अब हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम स्पॉटलाइट में हम आए। स्पॉटलाइट में आप ईरान और अमेरिका को रखें, लेट देम डिसाइड
और उसके बाद जो चंद चढ़ेगा तो पूरी दुनिया देखेगी जी, जी। और जब अल्लाह करे इसका पॉजिटिव आउटकम आए, सारी दुनिया खुद ब खुद पाकिस्तान की तारीफ करेगी। हमें अपना ढोल नहीं पीटना चाहिए। हाँ। हमें फोकस करना है कि हम अपना इन्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कंड्यूसिव कैसे बनाएं, गवर्नेंस को बेहतर कैसे करें और हमारी ताकि हमारी मईशत बेहतर हो और हमें कशकोल पकड़ के इधर उधर जाना ना पड़े। वैसे जो आप बात कर रहे हैं ये बात यही है जौहर साहब के, ढोल तो हम पीट नहीं रहे हैं, हमारा ढोल या हमारे जो तारीफ और तौसीफ हो रही है वो दुनिया कर रही है, तो हमें वाकई इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस हद तक बिल्कुल अब्सार साहब की ये बात ठीक है कि देखें, मैं उसको मुख्तलिफ पैराए में कहूँगा। मैं कहूँगा कि देखें हमारा चैलेंज असल में इस वक्त ये होगा, देखें अमन सलामती के लिए दुनिया की अपने खित्ते के लिए तो हम काम करते रहेंगे ना, वो तो हमारे अपने भी मुफाद में है। लेकिन हमारा असल चैलेंज ये होगा कि ये जो अपनी जियो स्ट्रेटेजिक हमारी जो प्रोमिनेंस है, इसको किस तरह से ट्रांसलेट करें इनटू इकोनॉमिक डिविडेंड्स। जाहिर है उसके लिए ये बात ठीक है कि इंटरनली भी हमें रिफॉर्म्स चाहिए होंगी, बट साथ ही साथ हमें देखें रीब्रांड जो करना है पाकिस्तान को, बिकॉज आज की दुनिया में अगर आपका कंट्री ब्रांड सही नहीं है तो यू कैन नॉट अट्रैक्ट टूरिज्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, एंड विदाउट दीज थ्री थिंग्स यू कैन नॉट डेवलप एंड यू कैन नॉट हैव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वो जो है ना हमारा असल चैलेंज जो है वो ये होगा इसके बाद कि हाउ डू वी ट्रांसलेट दोस गेन्स इनटू इकोनॉमिक डिविडेंड्स। बहुत शुक्रिया आपका। जौहर साहब आप साथ मौजूद थे, जमील साहब आपका, कमर शीमा साहब आपका। अब्सार साहब, मैं नहीं चाहती थी कि आप हमें छोड़कर जाएं, लेकिन आपकी अपनी भी मसरूफियात हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सुमेरा, आपको नहीं जाने देंगे हम।